बच्चों हमने कौन सा एक्ट स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में आया है ये? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट हमें क्या बताता है बेसिकली? रूल्स रिलेटिंग टू एविडेंसेस। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी कोर्ट की कार्रवाई। ठीक है, वॉट एवर हैपन्स इन द कोर्ट की एक डिसीजन, एक जजमेंट पे जब वो आते हैं उसके पहले जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, क्या हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो पुलिस ऑफिसर करते हैं, किसी पर्सन को पकड़ के प्रिजन बना के जेल में रख के उससे 1-on-1 क्वेश्चन सेशन करते हैं, बताओ क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था उस रात, तुम कहाँ थे, ये सारे सवाल, क्या उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं? क्या नहीं बोलते ना। तो हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में से वो चीजें कवर कर रहे हैं जो एक कोर्ट में एक जुडिशियल पर्सन, जो जुडिशरी है, हमारे जजेस है, वो जब उस प्रोसीडिंग्स को हैंडल करते हैं उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। अब वही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अपन ने मूवीज में डायलॉग पढ़े, सारे सबूतों को और गवाहों को सुनने के बाद में ये जज इनको नजर में रखते हुए या इनको, तो ये सारे जो सबूत है और ये गवाह है वो क्या है? एविडेंसेस। ये एविडेंसेस क्या किसी रूल्स के हिसाब से आ रहे हैं? क्या कौन से रूल्स के हिसाब से आ रहे हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट उन्हीं रूल्स, वही रूल्स बताता है जो सारे सबूत और गवाह हम प्रेजेंट करते हैं। आप यूं ही नहीं बोल सकते कि ये सबूत है इसको एक्सेप्ट कर लो, आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि कैसे उस मैटर का सबूत है। अगर किसी पर्सन ने बोला कि सर मैंने देखा था उसने उसका मेरे सामने खून किया है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, इसे तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा ये बता के कि तब तुम कहाँ थे, क्या किसी ना किसी तरीके से तुम्हें अपना वहां होना को प्रूफ करना पड़ेगा, तो जाके हम मानेंगे कि वो एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। अब इस पूरे एक्ट में एक्सेप्टेबल की जगह वो बोलते हैं एडमिसिबल, मतलब यस हम एडमिट करते हैं कि आपने ये वाला जो सबूत दिया है वो सही है। अब ये तुम्हारे सबूत और ये तुम्हारे गवाह, मतलब ये तुम्हारे सारे प्रूफ्स और सारे विटनेसेस किसके हिसाब से आते हैं? कल पूरी देर हमने क्या समझा है? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या समझा है? फैक्ट्स। तो तुम्हारे फैक्ट्स के हिसाब से सारे तुम्हारे सबूत और गवाह क्रिएट होते हैं। जब तुम्हारे फैक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो तुम उसमें से निकालते हो फैक्ट्स एंड इशू। अच्छा, फैक्ट एंड इशू को अगर अपन सिंपल फॉर्म में समझे बच्चे, फैक्ट एंड इशू क्या हो गए? जैसे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर किया है, एक पर्सन बोल रहा है कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया है, एक पर्सन बोल रहा है मैंने इसका मर्डर किया है। तो बेसिकली एक पर्सन है जिसने एप्लीकेशन फाइल की है कि इसने इसका मर्डर किया है, एक पर्सन ने फाइल किया कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया है। तो जिसने मर्डर नहीं किया वो डिफेंडेंट है, वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर, जिसने ये एप्लीकेशन दी है कि इसने इसका। अब उन दोनों में इश्यूज लिखे हैं, उन दोनों में फैक्ट्स लिखे हैं, हम ऐसे बोलते हैं उनमें फैक्ट्स लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं कि क्या हुआ था उस रात, मैं तो वहां था ही नहीं, उस रात ये वहीं था, उस रात ये वेपन्स लेके आया था, देखिए ये प्रूफ करता है। अब उसमें से जो बातें निकलती, अच्छा मुद्दा क्या है? जब जज दोनों एप्लीकेशंस को देखेगा, दो लोग खड़े हैं, दोनों की एप्लीकेशंस है, एक का रिटन स्टेटमेंट है एक की एप्लीकेशन, जब दोनों बातों को वो देख रहा है तो वो क्या निकाल रहा है उसमें से कि एक्चुअल में इशू क्या है। एक्चुअल में इशू क्या है? हाँ तुम क्या चाहते हो कि इसने इसने किसी का मर्डर किया है, इसको सजा मिले। हाँ तुम क्या चाहते हो? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मुझे इधर से जाने दो। ये मुद्दे निकालना, इसको हम बोलते हैं फैक्ट एंड इशू। अब ऐसी बहुत सारी बातें आ गई, कुछ बातें वो बोल रहे हैं कुछ बातें वो बोल रहे हैं। अब इन बातों को जब आप प्रूफ करने जाओगे, इन बातों का जब कनेक्शन निकालने जाओगे कि सर देखो उस रात को ना ये पहले इसके घर आया था, उसी के पड़ोसी में वो रहता है, ठीक है, उस पड़ोसी से उसने उसको फोन कराया। अब ये सब बातें क्या है जो कहीं ना कहीं प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि जो आपने कहा था वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। तो ये सब क्या हो गए बेटे? रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो हम रेलेवेंट फैक्ट्स को तब बोलते हैं कि वो रेलेवेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, या वो हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं जब वो कहीं ना कहीं फैक्ट एंड इशू और काफी डिफरेंट फैक्ट से कनेक्टेड होते हैं और वो प्रूफ करने के लिए हमें काम आते हैं। ठीक है, चलो पहले हमने देखा था लॉ ऑफ एविडेंस की डेफिनेशन की, एक सिस्टम है जो रूल्स बताता है, एसर्टेन करता है कि किस एविडेंस को हम एक्सेप्टेबल करेंगे और किस एविडेंस को हम नहीं करेंगे। अब हमने फिर देखा था इंटरप्रिटेशन लॉ के हिसाब से एविडेंस एक्ट को क्या हम बोलते हैं? दो डेफिनेशंस वो इंक्लूड करते हैं, मींस और इंक्लूड्स। उसमें फिर एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस में क्या बातें आती हैं?
जो कोर्ट ने जो स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करता है प्रोसीडिंग्स में, और विटनेसेस और रिलेटेड फैक्ट हैं जिस बात को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक को भी हम ओरल एविडेंस में काउंट करते हैं। उसके बाद हमने एक सेक्शन 3 देखा था जिसमें बताया गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी कवर होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स में हमने हमारी बुक में 3 दिए थे, ओरल, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और अलग से हमने एक चार्ट पढ़ा था, उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्कमस्टेंशियल और हेयर से। ठीक है, हेयर से बच्चों क्या होता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होते, पर यहाँ पे क्यों दिए हैं, क्यों दिए हैं जब एक्सेप्टेबल नहीं होते, ये बताने के लिए कि ये वाले एविडेंसेस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर देयर सम एक्सेप्शनल्स टू इट कि जब वो शायद एक्सेप्ट कर भी ले। चलो, हमने चालू किया था स्कीम ऑफ द एक्ट, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा था फैक्ट क्या होता है। फैक्ट क्या होता है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, एनी मेंटल कंडीशन। अच्छा, ये ऐसे क्यों बताया एनीथिंग और एनी मेंटल कंडीशन, हमने कल एक जगह देखा था फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, तो फर्स्ट वाला हो गया फिजिकल, सेकेंड वाला हो गया साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो फैक्ट्स हमेशा 2 टाइप के होते हैं, कौन से बच्चों, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजिकल यानी कुछ भी, ये रिमोट रखा है, एसी लगी है, जिनको हम टच और फील कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल यानी जिनको हम टच फील नहीं कर सकते, बेसिकली हाँ, मेंटल कंडीशंस। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल है वो इंटेंजिबल है, और जो फिजिकल फैक्ट्स है वो टेंजिबल फैक्ट्स है। अब इसके बाद हमने देखा था रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट मैंने अभी बताया, दो फैक्ट्स का कनेक्शन, कहीं ना कहीं किसी भी फैक्ट का अगर किसी बात से कनेक्शन निकलता है तो उसको आप रेलेवेंट फैक्ट बोलते हो। रेलेवेंट फैक्ट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी वेज रेफर टू द प्रोविजन। तो हमेशा याद रखना, रेलेवेंट फैक्ट व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अनदर। और आगे लिखा है कि इज इन द केस दिस डायरेक्ट एविडेंस प्रूव करने के लिए नहीं काम आता है, तो आपका रेलेवेंट फैक्ट ही आपको प्रूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब एक होता है लॉजिकल रेलेवेंसी और एक लीगल रेलेवेंसी। अब रेलेवेंट फैक्ट हमको समझ आ गया, तो अब हो गया एक लॉजिकल रेलेवेंट फैक्ट और एक हो गया लीगल। तो बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, लीगल जो कोर्ट एक्सेप्ट करे, मतलब कोर्ट, पहली बात तो कोई भी फैक्ट अगर लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है तो कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करता, अगर ये लॉ में एक्सेप्टेबल है तो ही वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। और लॉजिकल यानी प्रिजम्पशंस हो, ठीक है, आपके सिर्फ अजम्पशंस ही पे बात हो रही हो, कुछ भी आपने सर्कमस्टेंसेस बता दी कि सर लॉजिक कह रहा है कि शायद इसने इसका मर्डर किया, शायद इसके यहाँ इसी ने चोरी की होगी। कैसे बोल रहे हो तुम, सर एक्चुअली शाम को ना ये घर आए थे, शाम को ना ये बोल रहे थे कि मुझे वॉशरूम यूज करना है, तो ये रूम तक भी गए थे, वहां पे उन्होंने 15 मिनट लगा थे। ये सब लॉजिक्स हैं। कोर्ट बोलेगा मुझे फालतू बातें मत बताओ, मुझे लीगली बताओ कि क्या ये फैक्ट रेलेवेंट है कि नहीं है। जो तुम बातें बोल रहे हो, तुम्हारे घर आया था, फिर उसने तुम्हारे किचन से पानी पिया, फिर बोला मुझे वॉशरूम जाना है, फिर ये सब तुम्हारे लॉजिक्स हैं कि हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है कि शायद ये रूम में गया था, इसने लॉकर की चाबी ली होगी और मेरे यहाँ चोरी करी होगी। ये सब तुम्हारे क्या है, अजम्पशन। ये तुमने सोचा है कि इस वजह से शायद इसको कोर्ट एक्सेप्ट कर ले। पर जब तुम इसे लीगली प्रूफ करोगे, कैसे कि उसकी पहले कुछ ऐसे कंडक्ट थे, उसके बाद में कुछ ऐसे कंडक्ट थे, सर उसी टाइम पे ही मेरे रूम से कैसे चोरी हो गई, जब तुमने अपना टाइम, प्लेस, उस पर्सन का वहां पे होना, ऐसे 10 लोगों ने बताया कि सर हाँ हमने इसको देखा था उधर आते हुए, हाँ सर वॉशरूम की विंडो से ये दिख रहा था कि देयर वाज सम पर्सन, या इनकी रूम की विंडो से दिख रहा था। जब ऐसी बातें आप प्रूफ करोगे लीगली एविडेंस रूल्स के हिसाब से, तब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। बच्चों लॉजिकल वाइडर चीज है, कुछ भी बोल सकते हो उसमें। लीगली एक नैरो चीज है जिसमें आप एग्जैक्टली लॉ के हिसाब से कोई चीज को प्रूव कराओगे, इनफैक्ट कोर्ट को एडमिट कराओगे कि सर ये एविडेंस है, इस एविडेंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि इस बंदे ने यहाँ पे चोरी करी है। ठीक है, वापस वही लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। इसमें कुछ नहीं, वही लिखा हुआ है कि कोर्ट ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं।
ठीक है, जब लीगल रेलेवेंसी आपने दिखा दी, लीगल रेलेवेंट फैक्ट्स दिखा दिए, तो वो एडमिट भी कोर्ट करता है, उसके बाद आप उसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू, जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि एक्चुअली में इशू है क्या। ठीक है, तो इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसलाइबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, मैंने इसलिए सारे वर्ड्स लिखे, किसी का राइट, किसी की लाइबिलिटी, किसी की डिसेबिलिटी, किसी का एग्जिस्टेंस, किसी का नॉन एग्जिस्टेंस, किसी नेचर का राइट, किसी नेचर का कोई लेना देना नहीं, मतलब हर टाइप की बात जिससे कोर्ट एक इशू निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू। अब इन्होंने ना ये क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स दिए हैं। ठीक है, हमें रेलेवेंट फैक्ट से मतलब है कि क्या आप प्रूव करते हो एविडेंस एक्ट में। देखो, फैक्ट्स कनेक्टेड विथ फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, पहले बात कि कौन से फैक्ट्स आपको प्रूव करने हैं। स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट टू बी प्रूव्ड यानी एडमिशन एंड कन्फेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, बाकी किसी को वर्ड्स के मतलब समझ आ रहे हैं। एडमिशन एंड कन्फेशन, कन्फेस करना यानी मैंने किया, खुद कोई कन्फेस कर रहा है, और एडमिशन यानी कोई दूसरा एडमिट कर रहा है कि इस पर्सन ने ये किया। अभी शॉर्ट में इतना समझो, बस मुझे इतना बताओ, एडमिशन बढ़ा है कि कन्फेशन? एडमिशन बढ़ा है। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। ये सेक्शन 17 से 30 बन जाते हैं। स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें हम बोल देंगे कि इसको हम विटनेस नहीं बना सकते, पर इसका स्टेटमेंट काम का है, क्योंकि विटनेस क्या होता है, जिसने देखा, जिसने सुना, जिसने शायद बंदूक की गोली सुनी थी। ठीक है, ये सारे, और हो सकता है कि ऐसे भी लोग जो ऐसे बातें बता दे। अब इसमें कौन हो गए, जैसे किसी को पता है कि वो यहाँ रहता था, मर्डरर, ठीक है, अब वो शाम को नहीं था, उसने अपने पड़ोसी को बताया था कि मैं ना टिकट करा के गोवा जा रहा हूँ, ऐसा वैसा कहानियां, उसके स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते, पर वो विटनेस नहीं था। तो इनको कैसे प्रूव करना है, क्या वो एडमिट होंगे कि नहीं होंगे, वो हम इन सेक्शंस में देखेंगे। अब स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे, सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, ये कितने 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बातें हैं जिसमें हमें बताना है कि कोई फैक्ट रेलेवेंट है और उसको हमें प्रूफ करना है। तो वो एडमिट होंगे कोर्ट में कि नहीं होंगे, वो एविडेंस एक्ट के अंदर उस रूल्स में हमें पता चलता है। ठीक है, अब हाउ मच अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, आपने इतना बोल दिया, ठीक है, समझ आ रहा है कि प्रूफ है, कितना डेप्थ तक हमें प्रूफ लाना है वो हम सेक्शन 39 में देखेंगे। जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, यानी एक्सपर्टीज के आपको ओपिनियन लगते हैं, कोई आपको फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स या फिर किसी लैब की रिपोर्ट, वो सब भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं एज एविडेंसेस। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन सिविल केसेस ऑफ अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, ये हम लास्ट सेक्शंस में देखेंगे, मतलब 52 to 55। बेसिकली 3 पॉइंट्स देखो यहाँ पे, फैक्ट्स कनेक्टेड विद फैक्ट्स टू प्रूव्ड, ये हमने रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन में ही देखा है, तो ऐसे कौन से फैक्ट जो आपस में जुड़ सकते हैं। स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, मतलब एडमिशन और कन्फेशन, और स्टेटमेंट बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, और स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये सारे टॉपिक्स हमको अभी पढ़ने हैं। प्रिजम्पशन हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी देखो, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव्ड। अभी हमने पहला पॉइंट देखा था सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 5 है ना, सेक्शन 6 to 16। ठीक है, अब चलो वर्ड देखो क्या लिखा है, रेस जेस्टे। ठीक है, रेस जेस्टे। ठीक है, or facts which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction, यानी कि जैसे कि कोई ऐसे समझो, एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, ठीक है, ये इसको मार रहा है, क्या कर रहा है, मार रहा है। ठीक है, अब ये रो रही है जोर जोर से और पिटती जा रही है, पिटती जा रही है, पिटती जा रही है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मारूं ना, सामने वाले को इतना पिट रही हूँ। इसने देखा यहाँ फोन रखा है, इसने फटाफट फोन उठा के 101 दबाया कि पुलिस भेजो।
क्या बोला इसने, पुलिस चाहिए, पुलिस भेजो। उस टाइम वो इतनी डरी हुई थी कि वो सिर्फ इतना बोल पाई कि पुलिस भेजो, और ये हस्बैंड आया, इसने ये वायर कट कर दी। ठीक है, तो क्या पुलिस जब तक पूछे आप कहाँ से बात कर रही हैं, कहाँ आनी है, पुलिस एड्रेस तो बताओ, वो वायर कट चुकी थी, मतलब उसकी लाइन कट गई। तो वो बता पाई क्या पुलिस को, नहीं बता पाई, और बेचारी मर गई पिट पिट के। ठीक है, अब जब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने आएगा, ओ शिट डेड बॉडी रखी है, अब क्या करें। ठीक है, अब ये बोल रहा, ये तो है नहीं घर में, ये बोल रहा है सुसाइड का केस है, हमें नहीं पता कैसे हुआ, वो भी रोने जैसी एक्टिंग कर रहा है कि हाँ। कोर्ट बोल रहा है कि यार ठीक है सुसाइड का केस है, सब ठीक है, यहाँ पे ये इतना गिरा पड़ा क्यों है सामान, अगर सुसाइड का केस है तो कोई सामान क्यों गिरा रहा है। ठीक है, एक दूसरी चीज की वो बोल रहा है कि वो मेंटल थी इसलिए सामान वामान तोड़ ताड़ के मर गई होगी, ऐसा वैसा। अब कोर्ट ने एक और चीज देखी कि वायर टूटी हुई है, काटी हुई है किसी ने। फिर जब इसको चेक किया तो देखा कि 100 नंबर पे भी डायल किया गया है, मतलब वो पुलिस को कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करती। ये मुद्दा क्या फैक्ट एंड इशू है, क्या ये रेलेवेंट फैक्ट है, ये तुम कैसे बोल रहे हो। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कहानी पता है। अब एक और बात बताओ बच्चे कि जब इसमें और इसका मर्डर हुआ था, हमने फैक्ट्स क्या बनाना है, फैक्ट एंड इशू अगर बनाना है कि क्या बी ने उसका मर्डर किया है, क्या वो उसको मार रहा था, क्या उसका इंटेंशन था, क्या मोटिव था, क्या उसका पहले बिहेवियर था, क्या अब वो रो रहा है कि हंस रहा है कि खुश हो रहा है, ये सारी चीजें हम फैक्ट्स में लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो साइड वाली चीजें हैं, ये साइड से जो एक चीज हुई, यहाँ पे सामान गिरे, ये सब कहीं ना कहीं इसके मर्डर से रिलेटेड नहीं है, पर इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं टू प्रूव। ये तो हमने इतनी स्टोरीज पता चल गई है, इसलिए हम वो चीज क्लिक कर पा रहे हैं कि हाँ यार उसने 100 डायल किया था, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या ये प्रूफ कर रहा है क्या कि इस पर्सन ने इसका मर्डर किया होगा, ये कनेक्शन ला रहा है कि जज साहब वो 100 नंबर पे डायल कर रही थी, मतलब वो पुलिस को बुलाना चाह रही थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे, तुम लोगों के सबके एंटीना खड़े हो। अब वो क्या बोल रहा है कि 100 नंबर पर डायल किया, मतलब कहीं ना कहीं इस बात का कनेक्शन है कि कुछ गड़बड़ है, उसने सुसाइड का केस तो नहीं है। ये क्या प्रूफ करता है कि उस बंदी ने सुसाइड नहीं किया, पर क्या ये प्रूफ करता है कि उसने मर्डर किया है, नहीं। तो ये एक थर्ड सर्कमस्टेंस है जो हुआ था उस घर में, ये एक ऐसा है विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मर्डर बट येस इनडायरेक्टली रिलेटेड, विच कैन बी प्रूफ या विच कैन ब्रिंग एन एविडेंस कि सर इट इज नॉट अ सुसाइड। ठीक है, इट कैन बी टेकन एज अ मर्डर, दैट समबडी वाज इन द हाउस जिसने उसका मर्डर किया है, बिकॉज शी वॉज कॉन्टैक्टिंग पुलिस। सुसाइड वाला पर्सन कभी भी पुलिस को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो अदर चीजें होती है, अब बहुत सिंपल है कि जब कोई भी कांड होता है, जब कुछ भी गलत होता है, उसके आसपास के सराउंडिंग्स में कोई वेपन पड़ा है, कोई टूटा हुआ सामान पड़ा है, जैसे मैं कल बता रही थी 5 सेट्स ऑफ नाइफ थे, सिर्फ 4 पड़े हैं, जब ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स को हम पता करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रेस जेस्टे। ठीक है, रेस जेस्टे यानी दो नॉट इन इशू। क्या पुलिस को फोन करना वाज एन इशू, are so connected with the fact and issue as to form part of the same transaction, but वो fact and issue से related है तो वो same transaction का part बन गया है, वरना वो उससे कहीं से भी कोई related नहीं है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट देख रहे हैं बच्चों, हेड कभी मत भूलना, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव्ड। अब वो 100 में डायल किया था, ये फैक्ट रेलेवेंट है, लेकिन अभी वो प्रूव करना है कि मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, रेस जेस्टे। मेरे साथ बोलो, रेस जेस्टे एक लैटिन टर्म है, इसके लिए उन्होंने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया, पर आगे लिखा है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू but so connected with the fact that it formed a same part of the same transaction। ठीक है, ये होता है सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 embodies the rule of admission of evidence relating to what is commonly known as res geste। अब ये रूल क्या है, रूल ऑफ एडमिशन, जो मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता रही थी, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि एविडेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो अगर आप रेस जेस्टे लाते हो तो वो एडमिट हो सकता है। ठीक है, acts or declarations accompanying the transaction or fact in issue are treated as a part of res geste and admitted as evidence। The obvious ground for admission for such evidences is spontaneously and immediately at the fact or declaration in the question। यानी कि वो बात इतनी रेलेवेंट होनी चाहिए कि तुरंत ही वहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए और इमीडिएटली एक्सेप्ट करने के लिए भी हो।
ठीक है, अब देखो तुम लोगों के हर पॉइंट के बाद काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, हम डिस्कस करेंगे, कुछ मैं रीड करने के लिए लिखवाऊंगी। ठीक है, अब ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर बाय बीटिंग हिम। ठीक है, बी को उसने मारा है, ए ने। ठीक है, और उसको हमने क्या बोला है कि तुम अक्यूज हो, तुमने ही बी का मर्डर किया। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द बाय स्टैंडर्ड्स यानी बाकी की जनता एट द बीटिंग or so shortly before or after as it formed part of the transaction is a relevant fact। मतलब कि जो भी हुआ उस मर्डर के, क्राइम सीन बोलते हैं हम, क्राइम सीन पे जो भी हो और आसपास के लोगों ने जो भी बताया वो कहीं ना कहीं क्या है, relevant fact है। The word bystander mean the person who was present at the time of beating and not the person who gathered on the spot after beating। ठीक है, वो नहीं जो पहले से प्रेजेंट थे जब वो पिट रहा था। जैसे कि देखो ए और बी की लड़ाई हुई क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड था तो ए बी को मार रहा था, मारते 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 इन लोग रोड पे आ गए। ठीक है, रोड पे आ गए यानी ट्रैफिक सिग्नल के बीच में लड़ रहे हैं। अब ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत लोग खड़े होते हैं, अब ये उसको मारता जा रहा है मारता जा रहा है मारता जा रहा है और ये मर गया। ट्रैफिक सिग्नल में बहुत लोगों ने देखा तो उनका बताया हुआ ये चीज कि उन्होंने क्या क्या देखा, सबके ओपिनियंस होंगे, सबने अलग अलग चीज नोटिस की होगी कि उसके पॉकेट में गन थी, सर एक के हाथ में पेपर था, वो पेपर रोल था, उसमें कुछ लिखा होगा, उसी वजह से उनके बीच कोई लड़ाई हुई थी। पहले तो वो लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, जोर जोर से गालियां दे रहे थे, उसके बाद मार हाथापाई चालू। ये सारी बातें जो बाय स्टैंडर्ड्स बताएंगे इनको भी हम रेलेवेंट फैक्ट में कंसिडर करेंगे। ये एक रेस्ट जेस्ट है, क्या वो ट्रांजेक्शन का पार्ट थे? नहीं थे, पर वो बन गए क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताती हूं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ए ने क्या किया है, वॉर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म इंसरक्शन, यानी कि जहां पे वॉयलेशंस होते हैं, वॉयलेशन एक्शन आपने उठाया अगेंस्ट द रूलर, जो हमारी कंट्री को रूल करते हैं यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अगेंस्ट आपने जाके कोई ऐसे एक्शंस किए। इन कनेक्शन विद प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड। अब क्या किया उसने, आके धड़ 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 गोलियां चलाने लग गई या फिर बहुत सारी नाइफ्स फेंकने लग गया ये वो, तो उसने पहली बात तो वॉयलेशन किया, आप वहां अलाउड नहीं हो। दूसरा, आपके ऐसे करने से हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई। तीसरा, ट्रूप्स आर मतलब सोल्जर्स पे बहुत ज्यादा अटैक हो गया। चौथा, गोल्स आर ब्रोकन, मतलब जेल वगैरह थी आसपास या लोग बंद थे, प्रिजनर बंद थे, वो भी खुल गए और सारे प्रिजनर्स बाहर आ गए। अब ये रूल है कि आप ये सब जेल में आके या फिर ऐसे एरिया, सोल्जर्स एरिया में आके आप नहीं कर सकते, हमें तो एंट्री भी नहीं होती आर्मी एरियाज में। पर किसी एक पर्सन ने ये रूल का वायलेट किया, फिर वहां पे सोल्जर्स को अटैक किया, वहां की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय की और जेल वगैरह भी ओपन करवा दिया। ठीक है, द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट इज रेलेवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन ऑल्दो ए मे नॉट बी प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम। अभी क्या हुआ, ए आके ये सब करके चला गया, बट वो भले प्रेजेंट हो ना हो, पर ये सारी चीजें कि इतना सारा अटैक, आपके बॉम्ब लगाने से ऐसा कुछ हो गया या आपके वेपन्स किसी के थ्रू पहुंचाने से हो गया, अल्टीमेटली ये करवाया किसने? एक गुंडा है जिसने ए ने कराया। अब वो वहां तो प्रेजेंट थे या नहीं, पर ये सारी बातें कि किसने कराया, एक ने हमें वॉर करने बोला था कि मैं तुमसे एक बार तो वॉर करूंगा, या स्टार्ट करने के लिए बोला था कि आ जाओ भिड़ जाते हैं एक बार, ये वो, तो वो फैक्ट कहीं ना कहीं रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ के आ जाएगा। जब ये सब हो रहा था क्या वो वहां प्रेजेंट था? नहीं था, पर उसका एक टर्म जो उसने बोला था कि वो वॉर करने में इंटरेस्टेड है या वो वॉर लाएगा, वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट फैक्ट बनता जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए sues B फॉर अ लिबल कंटेंट इन द लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डेंस। लिबल यानी डेफेमेशन की गाली गलोच। ठीक है, किसी को कुछ बुरा भला बोलना, डायरेक्टली नॉट गाली पर इनडायरेक्टली किसी को कुछ बुरा भला नीचा दिखाना बेसिकली। करस्पॉन्डेंस यानी न्यूज वगैरह में किसी को कुछ लाना था। ठीक है, तो ए ने बी को सू किया है कि इसने मेरे खिलाफ कुछ गलत बोला है न्यूज में। ठीक है, अब क्या आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली तो उसने बोला नहीं है। ठीक है, लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लिबल अरोज। अब उनके बीच कुछ लेटर्स पास हुए होंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसने मेरे खिलाफ न्यूज में कुछ गलत बोला है, पर उनके बीच में उससे पहले ऑफ कोर्स कुछ बात हुई होगी, सर आप आइए, ये मैं आपको लेटर लिखता हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं आपकी स्टोरी लाइन बताना चाहता हूँ। ठीक है, and forming part of the correspondence in which it is connected are relevant facts though they do not contain the libel itself। अभी एक सिंपल एग्जांपल समझ, इतने बाबा लोग आते हैं। ठीक है, अब
किसी एक न्यूज वाले को उसको खराब करवाना है, उसकी इमेज खराब करनी है न्यूज में, तो क्या वो डायरेक्टली कर सकता है? इतने भक्त हैं, क्या उसके लिए डायरेक्टली बोल सकता है क्या? नहीं, देयर शुड बी सम इनडायरेक्ट वे जिससे वो उसकी बदनामी करा सकता है। पीके मूवी देखिए, पीके मूवी में क्या होता है, वो मोटे मोटे जो बाबा जी होते हैं उसमें, ठीक है, तपस्वी, ठीक है, उसका नाम तपस्वी होता है, उसको अनुष्का कपूर पीके को लेके आती है टू उसकी इमेज खराब करने के लिए, ठीक है। अब वो उसके लिए क्या करती है? क्या वो डायरेक्ट वे लाती है? नहीं, वो रॉन्ग नंबर वाला कॉन्सेप्ट लाती है कि रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर था। तो वो रॉन्ग नंबर वाली चीज वो डायरेक्टली तपस्वी के लिए नहीं लाती है, पहले वो क्या करती है, पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और तपस्वी क्या बोलना चाहता है कि ऑफ कोर्स पीके गलत बोल रहे हैं वो, पर जनरली सोचो अब इस एग्जाम्पल में कि तपस्वी कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं कि अनुष्का मेरी बदनामी करना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। अब जब वो फर्स्ट टाइम उसने उसका नाम दिया था, उसका नाम कुछ जगत जननी टाइप नाम होता है उसका, जग्गू जग्गू बोलते हैं, इतना घटिया नाम दिया था। अब ये बात कि बचपन में मैंने 40 दिन की थी तब मैंने इसको ये नाम दिया था, ये बात कहीं ना कहीं हम उसको रेलेवेंट रखेंगे कि सर इसने मैंने इसको घटिया नाम दिया था, मैंने इसके बॉयफ्रेंड के लिए गलत टिप्पणी की थी कि वो भाग गया था लेटर रख के, ये सब बातें भी लिबल के लिए वो प्रूव कर सकता है तपस्वी कि इस वजह से ना ये मेरी बदनामी करना चाहती है। और बदनामी डायरेक्टली तो हुई नहीं है, इनडायरेक्टली हुई है, तो आपको अपना लेबल प्रूफ करना पड़ेगा ना। आप कैसे बोल रहे हो सर आपके अगेंस्ट मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो सही बात बोल रही हूँ कि रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं, ठीक है। तो वो इन बातों को ला के, जो कि रेलेवेंट है भी नहीं, वो तब भी बोल रही थी क्या रेलेवेंसी है, मेरी पर्सनल लाइफ क्यों ओपन कर रहे हो, ये सब बातें कहीं ना कहीं रेलेवेंट बन जाती है। इन सबको बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेस जेस्टे, ठीक है। ये वर्ड कोई भी नहीं बोलेगा, मेरे साथ बोलो रेस जेस्टे। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमको बताता है दो सम फैक्ट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द फैक्ट्स विच बट दे कैन फॉर्म पार्ट ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट। वो कहीं भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, कहीं भी कनेक्टेड नहीं होते, पर हम उसको उस कनेक्शन का, उस ट्रांजेक्शन का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इजी एग्जाम्पल है, वो पढ़ लेना, डिलीवरी ऑफ गुड्स का। अभी तक ये शायद समझ नहीं आते इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो 2 फर्स्ट हो गया रेस्ट जेस्टे। 2 क्या बोल रहा है? फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, इफेक्ट ऑफ, अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। ओकेजन पता है? पार्टी मत बोलना, ओकेजनली ड्रिंक करते हैं ये भी मत बोलना। कुछ भी होनी, ठीक है, इज एन ओकेजन एज पर लॉ, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है टू नो कि वो ओकेजन, वो इवेंट में क्या हुआ था, और स्टेट ऑफ थिंग्स। एक नॉर्मल एग्जांपल समझो, एक ट्रेन है, ठीक है, ये डब्बे हैं, इस डब्बे पे जो पर्सन बैठा है उसका मर्डर हो गया है, ठीक है, सबके मर्डर ही हो रहे हैं अपने केसेस में, ठीक है, उसका मर्डर हो गया है। अब जब मर्डर हुआ है, इधर पे एक पर्सन बैठा है, सपोज आयुष बैठा है, ठीक है, आयुष बैठा है, आयुष का ना ये नेबर है, ठीक है। अब ये ट्रेन से उतरा, ये अपने घर जा रहा था, बढ़िया कि आज तो मैं घर आया हूं, मस्त चिल करूंगा। अभी क्या हुआ, इसकी जब पूरी इंक्वायरी चल रही थी, ठीक है, ट्रेन में कौन कौन था निकालो, लिस्ट निकालो, ठीक है। अभी इसका मर्डर हुआ है, इसका आयुष से कोई कनेक्शन है क्या? वो तो अपने डब्बे में बैठा था, वो बोल रहा है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बढ़िया जाके खाना वाना खाऊंगा, ठीक है। लेकिन पुलिस हो सकती है इसको पकड़े, तुम्हारा नेबर था, तुम्हारा क्या कनेक्शन है उसके साथ? वो बोले सर मैं तो बाहर गया था, मेरे को तो पता भी नहीं वो ट्रेन में था। नहीं, तुम्हें पता था, तुम ही ने उसका मर्डर किया। ये सारी प्रिपरेशन की है तुमने कि तुम उस डब्बे में रहोगे और वो उस डब्बे में रहेगा, फिर तुम जाके उसका मर्डर करोगे। ये सारी बातें, वैसे आयुष का इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर इसका उस ट्रेन में होना, उसी ट्रेन से उसी टाइम पे उतरना, जस्ट आफ्टर द मर्डर उतरना, और सारी बातें कहीं ना कहीं लिंक हो रही है। पूरे रास्ते भर क्या तुम उससे मिलने गए थे क्या? नहीं सर मुझे तो पता भी नहीं था। नहीं, तुम गए थे मिलने। अब ये सारी बातों को हम अगर पकड़े, ये सब क्या है? फैक्ट्स है। आयुष का वहां होना, ठीक है, उस मर्डर के टाइम पे एक फैक्ट है, एक ओकेजन है, एक स्टेट ऑफ थिंग है कि शायद हो सकता है आयुष ने वो चीज की है। अब आयुष को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने उसका मर्डर नहीं किया है, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहे हैं।
According to section 7, facts are the occasion, cause और effect of relevant fact. ठीक है, सेक्शन 7 क्या बोलता है? अभी 6 पढ़ा हमने, क्या है? रेस्ट जस्टिस. 7 क्या बोल रहा है? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट ऑफ relevant facts or fact and issue or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. बच्चों इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो जो अभी मैंने केस समझाया? पहली बात ओकेजन, ओकेजन क्या है? मर्डर हुआ है, ठीक है. दूसरा कॉज और इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट. अब वो जो मर्डर हुआ है उसका क्या इफेक्ट है? कि हो सकता है आयुष और उसका कोई रिलेशन हो, ठीक है. और फैक्ट एंड इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे आर हैपेंड. अब वो कहाँ हुई थी? ट्रेन में. ट्रेन में और कौन लोग थे? क्या इसको ये किसी को जानता था? हाँ, ये एक पर्सन को जानता था. विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट. अब ये जो अपॉर्चुनिटी अकर हुई है कि आयुष एक पर्सन है जिसकी कुछ दिन पहले शायद इस पर्सन से लड़ाई हुई थी, अब इन लोगों की दोस्ती नहीं है, हो सकता है इसने उसका मर्डर किया, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो तो उसने उसका मर्डर किया. तो ये जो अकरेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट बन जाएगी. दिस सेक्शन मेक्स ओकेजन, कॉज, इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी एज रेलेवेंट. हम पढ़ रहे हैं रेलेवेंसी टू बी प्रूव्ड. तो पहला पॉइंट है रेस्ट जस्टिस, जिसमें कुछ रिलेशन नहीं होता है पर अगर कहीं ना कहीं वो सेम ट्रांजेक्शन्स में आ जाते हैं. दूसरा फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स. नीचे देखो, इफेक्ट यानी कॉज ऑफ इफेक्ट, ठीक है. ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स. एग्जाम्पल देखो, द क्वेश्चन वेदर ए रॉब्ड बी. क्या किया है? इन्हें चोरी की. ये क्या है? एक क्वेश्चन है. द फैक्ट्स दैट शॉर्टली before the robbery B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant. क्या बोल रहा है? A ने क्या किया है? चोरी की है. बी ने बताया था किसी को कि उसके पास देखो इतना पैसा है, ठीक है, मैंने ना जेब में इतने पैसे रखे हैं. किसी थर्ड पर्सन को ही बताया था. हो सकता है ए ने ये चीज सुन ली हो, तो हम उसको कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे? उस ओकेजन पे, उस कॉज पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि हो सकता है ए ने ये बात सुनी हो और इसकी चोरी करी हो. द क्वेश्चन वेदर ए मर्डर्ड बी. मार्क्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रगल एट नियर द प्लेस वेदर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलेवेंट फैक्ट्स. अब ग्राउंड पे किसी के मार्क्स हैं तो वो कहीं ना कहीं हम प्रूव करेंगे कि उस ओकेजन पे, उस कॉज के इफेक्ट में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, वो है मार्क्स, ठीक है. एक और क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी. द state that B's health before the symptoms ascribed to poison. मतलब उससे पहले, पॉइजन खाने से पहले उसकी क्या हेल्थ थी. and habits of the B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts. The above provided that though they are not part of the same transactions are relevant, they are occasion, cause or effect or fact in इशू. कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड थे? नहीं थे. ए तो कहीं भी नहीं था, उसने किसी और को बताया था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, पर क्योंकि वहां ए मौजूद था तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है कि हो सकता है उसने वो चोरी करी हो. अब ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, इनको हमें और दूसरे डिफरेंट तरीके से प्रूव करने पड़ेंगे. ये हम जब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हम इन तरीकों से उनको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. पहला रेस्ट जस्ट कि सर देखिए वहां पे ऐसा ऐसा हाँ नहीं, पर ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ रहा है कि वो फोन की वायर कटी, मतलब कहीं ना कहीं ये सुसाइड नहीं, ये प्रूफ करता है कि सुसाइड नहीं है. दूसरा फैक्ट कॉन्सिस्टिंग द ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स. अब ए ने रॉबरी करी है बी की, तो ए तो वहां पे प्रेजेंट था, पर मैंने बी ने जब बताया कि मेरे पास इतना इतना 50,000 रुपए है, ये मैं तुझे बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना, पर ये चीज ए ने सुन ली, तो फिर उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि वहां पे सिर्फ मेरे अलावा बी, सी और ए ही मौजूद था. सी ने तो चोरी की नहीं क्योंकि वो पूरे टाइम मेरे साथ था, तो मतलब ए जो मौजूद था ना उसने चोरी करी है. अब थर्ड, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट. बच्चों मोटिव क्या है? इसमें लिखा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन. इंटेंशन मतलब थॉट, थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है. किसी का कुछ गलत करने के पीछे क्या मोटिव होगा? पूरी देर पुलिस सिर्फ इसी चीज पे लग जाती है कि आखिर इस पर्सन ने ऐसा किया क्यों, आखिर ऐसा क्या था कि इसको ये मजबूर हो गया कि इसको इसका पूरा घर
रॉबरी करनी पड़ी, इसको इसका मर्डर करना पड़ा, इसको यहाँ से गिराना पड़ा, आखिर क्यों? इतना क्या किसी के अंदर गुस्सा है कि वो किसी का मर्डर कर सकता है? या इतना पैसे की क्या जरूरत है कि तुमने उसके पूरे घर की चोरियां कर दी? वो पैसा तुमको कहाँ के लिए चाहिए था? ये सब ना मोटिव के अंडर आता है, ठीक है, कि आखिर किसी का ये काम करने से, कोई पागल ही होगा पहली बात तो जो ऐसा करेगा, एक चीज तो ये पागल था तो इसने ऐसा कर दिया। दूसरा, कुछ ना कुछ एक जेन्युइन पर्सन जो इतना दिमाग लगा के कुछ करेगा, उसका उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होगी, कोई ना कोई खुन्नस होगी, किसी ने किसी के साथ पंगे किए होंगे तभी उसने किया। ए और बी की जो रोड पे लड़ाई होती है उसने उसका मर्डर किया, क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट को लेके, बी, इसलिए उसने उसको मार दिया, ठीक है। या किसी को कोई सच छुपाना होता है तो वो किसी और को मार देता है। मोटिव मीन्स विच मूव्स अ पर्सन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, बहुत सिंपल। मोटिव के पीछे ही क्या है कि आप इस तरीके से एक्ट करो, एक ही पर्पस है उसका। The substantive law is rarely concerned with motive, but existence of a motive from a point of view of evidence would be relevant. सर ये ना बार बार बोलता था कि ये इसका खून जरूर करेगा, ये परेशान था इस आदमी से, इतना परेशान था कि बोलता था मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मोटिव क्रिएट कर रहा है और इसको हम रेलेवेंट फैक्ट में प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों प्रिपरेशन क्या हो गई? पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी करना, कैसे मर्डर करूंगा मैं, कितने बजे जाऊंगा, मैं उसको बुलाऊंगा, मैं उसके ग्लास में कैसे गोली डालूंगा, पहले उसको बेहोश करूंगा फिर मारूंगा, ये सब क्या है? प्लानिंग है। हम बहुत सारी न्यूज देखते हैं, ठीक है, हमें सब पता है, हमें सबके मतलब पता है, हमें एक एक सर्कमस्टांसेस, एक एक पॉइंट हमें एक्सप्लेन समझ आ जाएगा क्योंकि हमने सारी मूवीज और वीडियोस में ये सब देख रखा है। अब बच्चे जो मोटिव है वो फर्स्ट स्टेप इन एवरी इन्वेस्टिगेशन है। मोटिव इज अ फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्ट and the accused motive will have to be proved by circumstantial evidence. A motive को obviously आप कुछ circumstances के हिसाब से ही prove कर पाओगे। When the question is as to whether a person did a particular act, the fact he made preparation to do it, ठीक है, अब उसका कुछ मोटिव था, उसने कोई पर्टिकुलर वे में कोई एक एक्ट परफॉर्म किया, उसके लिए उसने जो तैयारी की, ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट है, रेलेवेंट है, जो प्रूफ करेगा कि ये चीज इसने की है। मेडिकल शॉप से जाके वो वाली पॉइजन वाली दवाई लेना, कोई वेपन जाके स्पेशली खरीदना, कोई बंदूक बनाना, कोई बम के लिए बारूद इकट्ठा करना, लोग इकट्ठा करना, ये सब प्रिपरेशंस हैं, ये भी आपके मोटिव के पीछे ही आते हैं। आपने पहले मोटिव क्रिएट किया कि मुझे ये करना है, मुझे ये इसलिए करना है। प्रिपरेशंस, आप तैयारी प्लानिंग सबकी की, ये तैयारियां कहीं ना कहीं प्रूव करेंगी, ठीक है। It would be certainly be relevant for the purpose of showing that he did it. This section makes the conduct of persons relevant. Conduct means behavior. अब करने से पहले वो कैसे बिहेव कर रहा था और करने के बाद वो कैसे बिहेव कर रहा था। करने से पहले, अब किसी हस्बैंड ने किसी वाइफ का मर्डर किया, मर्डर करने से पहले इज बीन वेरी स्वीट, ताकि मेरे पे तो कोई आए नहीं, चलो बेबी डिनर पे चलते हैं, ऑर्डर व्हाट यू वांट, तुम्हें जो खाना है तुम खा सकती हो, तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद सकती हो। और मर्डर करने के बाद इज लिटिल हैप्पी, उसके फेस पे वो रोना, वो गम है ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है, मेरी वाइफ चली गई। तो ये दोनों बिहेवियर्स की, पहले तो वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, क्यों कर रहा था? इससे पहले तो उसने कभी ऐसा बिहेव किया ही नहीं है, क्वेश्चन। बाद में ये तो रो ही नहीं रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये भी एक जजमेंटल चीज है जो कोर्ट में भी जज बोल सकता है कि यार किसी के अंदर से दुख ही नहीं दिख रहा है कि उसके घर में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज relevant. The conduct to be relevant must be closely connected with the suit proceeding, a fact of issue or a relevant fact that if the court believes such conduct to exist, it must assist the court in coming up a conclusion on the matter in controversy. उसके behavior से भी कोर्ट एक controversy को खत्म करने के लिए conclusion पे आ सकता है। A tried for murder of B, ठीक है, A को हम A के अगेंस्ट हमने ट्रायल शुरू किया है, ठीक है। The fact that A murdered C, यहाँ तो B होना चाहिए, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort the money from A by threatening to make his knowledge to public are relevant. अभी क्या हुआ? A ने B का मर्डर किया है, क्यों? क्योंकि A ने पहले C का मर्डर किया था, ये चीज B को पता थी। अब B क्या कर रहा है? पैसे दे, मेरे को पता है तूने उसका मर्डर किया, उसने उसका भी मर्डर कर दिया। अब ये जो बातें हैं, ये जो कंडक्ट्स हुए हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मोटिव, प्रिपरेशन और
कंडक्ट, तीन चीजें इनको लिंक करता है और ये सारी चीजें क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स है। ठीक है, A sues B upon a bond for the payment of money. B denies to making the bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B require money for a particular purpose is a relevant fact. अब वो deny कुछ भी कर ले, पर सर इसको इस पर्पस के लिए चाहिए था, वो चीज आप प्रूफ कर दो तो आप कहीं ना कहीं बता सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि हाँ वो अब बॉन्ड का पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे एक पॉइजन वाला केस है कि ए ने दूसरे के में पॉइजन मिला दिया, वो पॉइजन खरीदने गया था, वो पॉइजन बना रहा था, या वो मेडिकल शॉप से उस पॉइजन की चीजों को लेने गया, तो उन चीजों को भी हम कंसिडर करेंगे कि वो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट में कवर होते हैं। बच्चों पहले हमने क्या पढ़ा, रेस जेस्ट। दूसरा क्या पढ़ा, फैक्ट्स ऑफ ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और स्टेट ऑफ थिंग्स या अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या पढ़ा, मोटिव, प्रिपरेशन और, तो ये सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 8। तो 6, 7, 8 मैं बताऊंगी लास्ट चैप्टर में। रेस्ट जैसे डायरेक्टली पूछ लेंगे, एडमिशन कन्फेशन जो था उनका डिफरेंसेस, बाकी अभी जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स है और इन सब से नहीं आए क्वेश्चन पर माइट कम, तो इसलिए वी आर गोइंग सो डेप्थ। ये जो है ना अभी हम जो पढ़ रहे हैं, मोटिव प्रिपरेशंस पूछ सकते हैं, इससे पहले जो ओकेजन वाला था उससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट माइट कम। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट, ये कौन सा सेक्शन है बेटे, सेक्शन 9। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। पहला पॉइंट क्या है, विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स और रेलेवेंट फैक्ट। सबसे पहले पॉइंट है नेसेसरी। ठीक है, जो कोर्ट बोलेगा बताओ तो, प्रूफ तो करो, समझाओ तो क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद विद सपोर्ट और रिबर्ट और इंटरफेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, मतलब कोई क्लेम लेना था आपको। ठीक है, अब उसी फैक्ट को कोई चीज, कोई और क्लेम सपोर्ट कर रहा है, कोई और बात, कोई और ट्रांजैक्शन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। बैंक को लूटना, ठीक है, बैंक में से इतने सारे पैसे निकालना, उसके पहले छोटे छोटे अमाउंट निकालना। अब वो छोटे छोटे अमाउंट तो कहीं कंसिडर करेंगे नहीं, पर प्रीवियस ईयर के आपके ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे कि इस साल आपने पूरा का पूरा बैंक लूटने के लिए इतने सारे ट्रांजैक्शंस करें। अब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का बैंक स्टेटमेंट था उसको धीरे धीरे किस वाइज, डेट वाइज किया, वो मैथमेटिकली लगाना, ये सब कहीं ना कहीं प्रूफ करेगा। ठीक है, विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट और फिक्स टाइम, प्लेस और ऑफ एनी फैक्ट इज इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड। अब अगर तुम बोल रहे हो सर मैंने उसको देखा था, क्या आप उसको पहचान सकते हो, क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो, तो अब उसकी आइडेंटिटी निकालवाना, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट फैक्ट से लिंक्ड होगा कि आप बोल तो रहे हो आपने उसको देखा था, वो वहां से भागते हुए, वो करते हुए, वो कार भगाते हुए, तो आप उसका स्केच बनवा दो, आप उसकी आइडेंटिटी हमारे सामने निकलवा दो। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये प्रूफ करना पड़ेगा आइडेंटिटी बनवा के। ठीक है, which shows the relation of the parties by whom such facts was transacted are relevant in so far and necessary for that purpose। जो हमने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, अब वो लोग आपस में रिलेटेड थे, नेबर्स थे, तो ये बात को प्रूफ करना कि वो कैसे रिलेटेड थे, ये एक चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, नेसेसरली टू बी प्रूफ। दूसरा, उनका रिलेशन में होना कहीं ना कहीं एक रेलेवेंट फैक्ट में कवर होगा, पर आपको ये बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। जितने हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, 4 पॉइंट्स, ये है नेसेसरली टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। तो जब भी आप रेलेवेंट फैक्ट्स की बातें करोगे तो ये चारों चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। आप ये बोल रहे हो मैंने उसको देखा था, आप ये बोल रहे हो कि मेरा उसके साथ रिलेशन नहीं, पर दूसरा पर्सन बोल रहा है नहीं इसका उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो आपको वो कनेक्शन प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि आपस में ये लोग रिलेटेड हैं, जैसे कोई किसी का मर्डर करवाता है तो क्या वो लोग आपस में रिलेटेड होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा जिसने इसका मर्डर कराया ना वो लोग आपस में रिलेटेड हैं। तो वो जो पर्सन है जिसने मर्डर किया है वो उसके यहाँ ड्राइवर है, उसने उसका मर्डर किया है, तो कहीं ना कहीं ये सब लिंक्ड है, तो इनको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले सारे फैक्ट एंड इश्यूज और रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी क्लेम या सपोर्टिंग रेलेवेंट फैक्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तीसरा, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है, आपको प्रूव करनी पड़ेगी। चौथा, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, तो क्या रिलेशन था वो ट्रांजेक्शन को लेके वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। अब ये पर्सन में जो विल बना के गया है, एक डॉक्यूमेंट है जो विल है, स्टेट्स दैट ए इज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट
at the date of the alleged will make be the relevant fact. अब will कहीं related थी क्या उस मैटर से, पर प्रॉपर्टी किसकी है, उसकी और उसकी फैमिली की, उसके will में लिखी थी, तो वो डॉक्यूमेंट से आप प्रूव करोगे कि ये रेलेवेंट है. ठीक है. A sues B for libel imputing disgraceful conduct of A. B affirms that the matter was alleged to be libelous. True. The position and relation of the parties at the time when libel was published may be relevant fact or introductory the fact on the issue. उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, क्या उनके बीच में कंपटीशन है, क्या उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सेक्शन 9 के अंदर, और ये एक नेसेसरी फैक्ट बनेगा कि उनके बीच में सर दरारें थी तो लिबल है. वो जो बोल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाके ही बोल रहा है, भले वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, भले वो डिसग्रेसफुली बोल रहा है, पर इसको प्रूव करने के लिए हम रिलेशन बता सकते हैं कि सर देखो उनके बीच में आपस में इतने झगड़े थे, इसलिए वो उसके अगेंस्ट बात कर रहा है. The particulars of dispute between A and B जो मैंने अभी बोला about the matter unconnected with alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if affected the relation between the parties. तो A और B के झगड़े को भी भले कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है, पर ये जो लिबलिस इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर चला है ऑन स्क्रीन, वो कहीं ना कहीं बताता है कि उनके बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट है. अब वो डिस्प्यूट को अलग वे में बता सकते हो, सर पहले ये लोग साथ में काम करते थे, वहां पे इनकी लड़ाई हुई, एक पर्सन को निकाल दिया गया, अभी तक वो चल रहा है, अब इतने सालों का कंपटीशन चल रहा है, तभी उसने उसको ऑन स्क्रीन गलत बोलने की कोशिश की, आप इसको सजा दो. A is accused of a crime. The fact that soon after the commission of crime, अभी क्या हुआ, A को हमने पकड़ा है कि उसने कोई क्राइम किया. जैसे क्राइम हो गया, A absconded from his house is relevant under section 8 as conduct subsequent. ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था, अब उसका वहां से भागना अपने घर से फटाक से, ये एक कंडक्ट है जो सब्सिक्वेंट ऑफ द क्राइम हुआ है. टू एंड अफेक्टेड बाय द फैक्ट इन issue. The fact at the time when he left house he had sudden and urgent business. अब वो क्यों बोल रहा है कि सर मेरे को तो बहुत अर्जेंट बिजनेस है, इसलिए मैं अपने घर से फटाफट भाग गया. At the place to which he went is relevant. जहां वो गया है ये भी पता करना पड़ेगा. As tending to explain, आपको एक्सप्लेन क्या करना पड़ेगा, the fact that he left home suddenly. आगे लिखा है कि वो कौन सा ऐसा बिजनेस था, वो ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि उसको सब छोड़ छाड़ के इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के वो गया. नॉर्मली भी जा सकता था अगर कोई पर्सन बोला अर्जेंट बिजनेस था, तो क्या बिजनेस था, क्या, ये सारी चीजें आपको कोर्ट में एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी विथ प्रूफ्स. ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़े. देखो, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव्ड. इसमें हमने 4 चीजें पढ़ी. पहली क्या पढ़ी, रेस जेस्टे. बच्चों रेस जेस्टे क्या है? अब देखो इसमें सेक्शन 6 इतना छोटा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है. तुम्हारी बुक में ज्यादा है क्या? इतना ही है ना कि रूल ऑफ एडमिशन ऑफ द एविडेंस रिलेटिंग टू विच इज कॉमनली नोन एज रेस जेस्टे. ठीक है भाई, एक कोई रूल है जो रूल ऑफ एविडेंस है जो आपको एडमिट करना पड़ेगा, जो ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं था पर कहीं ना कहीं उसका फॉर्म पार्ट हो गया कनेक्शन के साथ. तो ये इतना सा हमें सेक्शन 6 में एक्सप्लेन करना है, प्लस हमें 2-3 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अगर सेक्शन 6 पूछते हैं कि देयर आर सम एक्ट्स व्हिच आर नॉट इन इशू बट दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द, व्हाट इज दैट, तो आपको बताना पड़ेगा दिस इज कॉमनली नोन एज रेस जेस्टे, और फिर 2-3 एक्सप्लेनेशन और फिर कुछ एग्जांपल्स. उसके बाद फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन और इफेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स. इसमें भी बस कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी क्या क्या कवर होता है, ये सेक्शन 7 ही नहीं दिया है. मैं समझी नहीं. अच्छा, मैटर नहीं है, ठीक है, लिख लो वहां पे फटाक से. फिर इसको अलग से लिखने से अच्छा वहीं पे लिख लो ना, इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूं तो वहीं लिख लो जिसकी बुक में नहीं है. लिखो सेक्शन 7, facts which are the occasion, cause or effect of relevant fact. Facts which are the occasion, cause
or effect of relevant fact or fact in issue or which constitutes the state of things, relevant facts or facts in issue or which constitutes the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity or which afforded an opportunity for their occurrence or transactions are relevant, which afforded an opportunity for their occurrence or transactions, comma, are relevant. जहां पे ये लाइन दी है ना, जहां पे जो तुम्हारी हेडिंग है वहां पे डैश करके लिख दो मेक्स एज रेलेवेंट, क्योंकि आगे वही लाइन लिखी, दिस सेक्शन मेक्स ओकेजन कॉज इफेक्ट अपॉर्चुनिटी एज रेलेवेंट, तो जहां हेडिंग लिखी है वहां डैश करके लिख दो एज मेक्स एज रेलेवेंट. बच्चों हमको समझ सब आ रहा होगा एक एक चीज की, हाँ ये फैक्ट है, इसको रेलेवेंट बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं. हमने पहले दो चीजें समझी, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, फिर लीगल लॉजिकल सब कुछ. अब हम ना कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिनको प्रूव करना पड़ेगा, कुछ ऐसे रेलेवेंट फैक्ट्स जो भी टू बी प्रूव्ड है. वो चार पॉइंट्स हमने देख लिए, रेस्ट जस्ट, दूसरा ये फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द ओकेजन, थर्ड क्या है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, और लास्ट क्या था एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंस. अब ये चारों चीजें हैं, या तो वो डायरेक्टली पूछ लेंगे रेलेवेंस फैक्ट्स टू बी इंट्रोड्यूस, तो आपको चार पॉइंट्स बताने, सबके साथ एक एक एग्जांपल, ठीक है, या फिर कोई एक पूछ लेंगे मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट बताओ, या फिर ये कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स. तो इसके पांचों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स कौन कौन से, सबसे पहले जो नेसेसरी फैक्ट्स है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, सब बातें हमें नहीं सुननी, जो इंपॉर्टेंट है जो नेसेसरी है वो बताओ, ठीक है. दूसरा कोई अदर सपोर्ट में या कोई क्लेम है आपका वो एक्सप्लेन करो. तीसरा आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन प्रूफ करो. चौथा रिलेशन बिटवीन द पार्टीज. ये चारों बातें आपने एक्सप्लेन कर दी कि कहीं ना कहीं देखिए सर ये ना ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, तो हम उसको मान लेंगे वो रेलेवेंट फैक्ट है. अब सर बोलेंगे कि इसने इसके साथ अक्यूज किया है, इसने इसको अक्यूज किया, क्यों किया है, इसने ना स्क्रीन पे मेरे साथ कुछ गलत बोला है, ठीक है, क्यों गलत बोला है, मोटिव क्या है, इसके पहले क्या था, हमारे बीच लेटर्स पास हुए थे, उसके पहले क्या था, हमारा कुछ रिलेशन था, तो वो बोलेंगे हमको क्या करना, तुम्हारा कोई रिलेशन था, अभी मुद्दा है कि इसने तुम्हारे खिलाफ, नहीं सर इनके रिलेशन का मुद्दा है ना, इनके बीच ना बहुत लड़ाई होती थी, इस पर्सन ने पहले इसके साथ ये गलत किया है, इसलिए अब वो स्क्रीन पे इसके साथ खुन्नस निकालना चाहता है, इसलिए वो बार बार चीजों को खदोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है. स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, अभी तक हम क्या देखते हैं रेलेवेंसी, अब आ गए स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड. अब जो आप बातें बोल रहे हो आके कोर्ट में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनको प्रूव तो करो. तुम बोल रहे हो मर्डर हुआ है, तुम बोल रहे हो चोरी हुई है, तुम बोल रहे हो जहर खिलाया है, तुम बोल रहे हो कि इसके साथ गलत किया है, तो उनको प्रूफ तो करो. तुम बोल तो बहुत कुछ रहे हो, ठीक है. तो जनरल रूल नोन एज हियरसे रूल is that which is stated about the fact in question is irrelevant. हमने सुना था हेयर से हम सुनते ही नहीं है, ये एक irrelevant है, इसको हम एविडेंस में कभी उठाते भी नहीं है. टू दिस जनरल रूल देयर आर 3 exceptions which are नीचे दिए हुए हैं, वो बता रही हूँ. पहले मैं क्या बोल रही हूँ, हेयर से irrelevant है उसको हम नहीं सुनते. अब कोई एक पर्सन आके गॉसिप दे रहा है कि मेरी नेबर ने मुझे बताया था कि उसके घर के बाहर किसी को गोली मार दी थी, ये हेयर से एविडेंस है. क्या तुमने देखा, नहीं देखा. तुमको किसने बताया, तुम्हारी नेबर ने. क्या तुम्हारी नेबर जिंदा है, नहीं है. तो अब जब वो थर्ड पर्सन आके हमको बता रही है जिसका कोई मतलब नहीं है ट्रांजैक्शन से, सिर्फ उसने एक बात सुनी थी, ये एक स्टेटमेंट है, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम उस लेडी को ले आए, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करो,
ठीक है, जो वो बोल रही है कि उसको उसकी नेबर ने बताया था, क्या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, क्या आपके पास ऐसा कुछ है कि आप घर गए थे और आपने फोन में रिकॉर्ड किया है, ठीक है, क्या आपके पास और कुछ है कि आप और क्या क्या बता सकते हो कि ये बात सच है। तो जब आप बहुत सारी चीजें बताओगे, और जज साहब ये भी बता रही हैं कि इनकी नेबर ने इनको बताया हुआ था कि उनके घर के नीचे किसी को गोली मार दी गई थी, वो एक एड ऑन चीज है, पर आप बाकी फैक्ट्स के साथ, बाकी रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ उस बात को भी प्रूव करोगे। ठीक है, पहला है एडमिशन एंड कन्फेशन, दूसरा है स्टेटमेंट एज टू सर्टेन मैटर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस बाय अ पर्सन हु आर नॉट विटनेसेस। क्या वो लेडी विटनेस थी? नहीं थी, पर वो जो बोल रही थी वो क्या था? एडमिशन था। ठीक है, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार हम कोई जजमेंट ले आते हैं कोर्ट में कि सर एक बार ना ऐसा ही हुआ था और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, ये एक स्टेटमेंट है गिवन बाय द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हाँ इसमें तो किसी का राइट होना चाहिए। वो आप स्टेटमेंट्स लाके कैसे प्रूफ करोगे? जजमेंट एससीसी वाली बुक या फिर जो भी आपने जहाँ पे भी वो पढ़ा होगा वो पूरा केस लो लाके अपने उसमें डाल दोगे, तो उससे भी प्रूफ होता है कि हाँ आप जो बोल रहे हो ना वो सही है, क्योंकि एक बार सेम चीज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज को एक्सेप्ट किया था। तो अगर सर मैं आपको कुछ बता रहा हूं ना कि रेलेवेंट फैक्ट है, तो देखिए उस कोर्ट में तो उन्होंने माना था, तो आप भी मानो, ये आप वहां पे बात रख रहे हो। अभी आपकी जुबानी बोली हुई नहीं जाएगी, जब वो आप पूरा जजमेंट लेके आओगे, वो केस का नाम लेके आओगे, वो केस का नंबर लेके आओगे, तब हम वो चीज को मानेंगे। ठीक है, चलो पहले हम समझते हैं एडमिशन एंड कन्फेशन। ये बार बार आया है ये क्वेश्चन फिर भी, पर मुझे पहले बताओ एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है। जो तुम लोगों ने मुझे बताया, ठीक है, कि किसी ने कन्फेस किया है। अब बच्चों, एडमिशन यानी जब कोई भी, जैसे आयुष ने बताया था, कोई भी थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि मैंने ये चीज देखी थी कि इसने ऐसा किया है, मैंने ये चीज देखी थी कि ये मुझसे दवाई लेके गया फिर ऊपर उसके घर पे गया था, मैंने ये चीज देखी थी कि उसने उसके ग्लास में वो गोली मिलाई, वो पार्टी में वो उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, मैंने ये चीज देखी थी कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे और बी को वो बता रहा था कि इसके पास बहुत सारे पैसे, और बी ने ही इसकी पैसे चुराए होंगे क्योंकि बी ने मुझे बताया था कि उसको पैसे की जरूरत है। ये सब क्या हो गए? बातें जो लोग एडमिट कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम एडमिट करते हैं कि हाँ ये सब हमने देखा हुआ है, सुना हुआ है, महसूस किया हुआ है। ठीक है, कन्फेशन यानी जब कोई आके खुद एडमिट कर दे कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है, हाँ मैंने इसको जहर पिलाया है, हाँ मैंने ये गलत काम किया है। एडमिशन बहुत वाइडर होता है, कन्फेशन बहुत छोटा होता है। एडमिशन वॉलंटरीली आके कि कोई भी दे सकता है, और कन्फेशन कोई जिसने अक्यूज पर्सन है हमेशा वही आके देता है। एडमिशन को हम और क्या बोलेंगे? एडमिशन की डेफिनेशन दी है, कन्फेशन की डेफिनेशन कोर्ट में अपने एविडेंस एक्ट में नहीं दी है। ठीक है, एडमिशन एक जेनरिक चीज है जिसमें बहुत कुछ आता है, कन्फेशन एक स्पीशी है छोटी सी। ठीक है, अब एडमिशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17। हमने अभी कौन से पढ़े? 6, 7, 8, 9 पढ़े, अब सीधे हम आ गए हैं 17 में। ठीक है, एडमिशन is defined under section 17, a statement, oral, documentary or contained in electronic form which suggested any interference as to any fact in issue or relevant fact which is made by any of the persons and under circumstances made under section 18 to 20। अब वो circumstances 18 to 20 हम बाद में देखेंगे। सेक्शन 17 में क्या बोल रहा है? एडमिशंस मेड बाय एनी पर्सन, ठीक है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। Thus, whether a statement amounts to an admission or not depends upon a question whether it was made by any of the person or in any circumstances described in 18 to 20, whether it suggested an interference as to fact in issue or relevant fact in the case. Thus, admission may be verbal, connected in documents as maps, bill, receipt, letter, books। मतलब कि किसी ने, किसी भी पर्सन ने किसी भी सर्कमस्टेंस में कुछ भी बात बोली हो, वो एडमिट होगी कि नहीं होगी, वो स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कोर्ट बताएगा। कई बार वो चीज रिलेटेड नहीं होती है टू द ट्रांजैक्शन, पर फिर भी वो स्टेटमेंट काम आ जाता है। कई बार वो रिलेटेड नहीं होती तो हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, उसको हम कोर्ट में भी नहीं लेके आते हैं। ठीक है, एक ही चीज को दो बार उन्होंने मेंशन किया है। एक बार किया है विच इज एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट, एक बार किया है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू द मैटर या ट्रांजैक्शन बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेड विद द कोर्ट।
An admission may be made by a party, agent, predecessor in the interest of the party, by person having joint proprietary or pecuniary interest in the subject matter. देखो एग्जाम्पल कैसे दिया है तो ये लाइन समझ आ जाएगी. द क्वेश्चन वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. C statement is an admission. मैटर किसके बीच में था? A और B. C का कोई रिलेशन है? नहीं है, पर क्योंकि C को सब पता था तो वो एक एडमिशन है जब वो पूरी कहानी बताएगा. ठीक है. This is an example of reference. An admission is the best evidence against the party making same unless it is untrue and mode under the circumstances which does not make it binding on him. मतलब कि evidence एक best admission एक best evidence के form में आता है अगर वो बात सच हो और अगर आपके circumstances और transaction से related हो. ठीक है. एड एडमिशन बाय द गवर्नमेंट इज मर्ली रेलेवेंट एंड नॉट कंक्लूसिव. अच्छा, एडमिशन बोलना मतलब ये नहीं कि सब हो गया, अभी प्रूफ करना पड़ेगा उसके स्टेटमेंट को. ठीक है. अनलेस द पार्टी टू हुम दे आर मेड हैज एक्टेड अपॉन एंड दस ऑल्टर्ड हिज डेट्रीमेंटल. गवर्नमेंट ने कोई बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मान लें कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है मतलब ये चीज एक्सेप्ट करनी है और मैटर खत्म. पर हम कहीं ना कहीं उसको लेंगे कि हाँ ये उसके अगेंस्ट है, ये बात सही बोल रहे हैं लोग, पर हम इसको कंक्लूसिव कंडक्ट नहीं करेंगे. Admission must be clear, precise, not vague और ambiguous. एक केस है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि सेक्शन 17 में बोला गया है वही चीज रिपीटेड अगेन कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, वो एडमिस तभी होंगे जब वो सच होंगे और वो सच को आप प्रूफ कर दोगे. ठीक है. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन फॉर्म में इतना सारा उन्होंने बार बार लिखा है. अब कन्फेशन आता है सेक्शन 24 to 30. कन्फेशन यानी खुद से कन्फेस. द एक्ट डज नॉट डिफाइन अ कन्फेशन, मैंने पहले बताया था नहीं, बट इंक्लूड्स इन द एडमिशन ऑफ इट्स विच इज अ स्पीशी. ठीक है. द कन्फेशन आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एडमिशन. एडमिशन कवर करता है कन्फेशन को, बट कन्फेशन एडमिशन, ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस बट ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिशंस. उल्टा तो बोल. ठीक है. Where every confession must be an admission but every admission may not be a confession. Section 27 to 30 deal with confession which the court will take into account. A confession is relevant as admission unless it is made to. किस किस को आप बोल रहे हो? पुलिस में जाके बकवास करोगे तो हम नहीं सुनेंगे. कोर्ट में आके बताओ कि हम ये ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने गलत किया है तो हम एक्सेप्ट करेंगे. छुपके से एक फ्रेंड को बता दो कि सुनना इसका मर्डर किया पर किसी को बताना नहीं, क्या ये कन्फेशन है? नहीं है. ठीक है. A person in authority by inducement, threat or promise. तो to a person in authority in consent with some inducement, threat or promise held out by him in reference to a charge against the accused. मतलब पुलिस की रिपोर्ट में आपने कहीं ना कहीं मेंशन किया था कि आपने क्या, अब पुलिस ने कोर्ट में वो आपकी चार्ज शीट दे दी तो हम उसको मान लेंगे कि ये कन्फेशन है. ठीक है. पुलिस ऑफिसर टू अ पुलिस ऑफिसर टू इन अ कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट टू एनीवन एट अ टाइम एंड द अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड नो मैजिस्ट्रेट वाज प्रेजेंट. मतलब वहां कोई जज वगैरह नहीं थे तो कोर्ट को पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा सर ये स्टेटमेंट हमने मेंशन किया, इसका इस पे साइन है, तो उसको हम कन्फेशन मानेंगे. ठीक है. जब पुलिस ऑफिसर में आप जेल में थे, आपने मर्डर किया, अब आपको पुलिस मार मार के सुबह शाम मार रही है, रात में आपने कन्फेस किया हाँ सर मत मारिए मुझे, मैंने मारा है. इस चीज को पुलिस ऑफिसर प्रूफ करेगा ना. ऐसे कैसे पुलिस ऑफिसर बोल देगा कि इसने मारा है, इसने तो बोल दिया था जेल में. कोर्ट ऐसे पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मानती, उसको उस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा. तो उसकी चार्जशीट होती है या रिकॉर्डिंग्स होती हैं सब कुछ, तो जाके वो मानते हैं. ठीक है. चलो बच्चों ये पढ़ के आना कन्फेशन वर्सेस एडमिशन. और एक यहाँ पे केस दिया, बहुत इजी केस है, ये भी एक बार रीड करके आना. ये तो बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है कन्फेशन वर्सेस एडमिशन. नाम लिख लो, मिल जाएगा बुक में. बस यही है कि इस बुक में थोड़ा अच्छे से दिए हुए हैं केसेस. उसके बाद देखो लाइन से सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस दिए हैं उन्होंने. फिर एक स्टेटमेंट ही हम कल पढ़ेंगे. ठीक है.